मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो बस यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से असली उड़ान होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर आपने अपने सपने जागते हुए आंखों से देखा है और उसके लिए आपको ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी, और ऊंची उड़ान के लिए आपको पंखों के नहीं, अपने हिम्मत और अपने हौसले की ज़रूरत पड़ेगी। तो हौसले और हिम्मत बनाए रखिए, आपके सपने अवश्य पूरे होंगे। और इसी चंद मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बोलिए या सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए। आज ये सबसे भारत का सबसे पहला एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसके बारे में आज डिटेल में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आप ऐसे पढ़ोगे बिना समझे, बिना उसका बेसिक समझे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको कवर करने में। तो चलिए पहले इसका हम बेसिक देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की 4 बड़ी सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। इवन इतिहासकारों का तो कहना है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उन दोनों को मिला देने के बाद उसकी से 12 गुना बड़ी भी थी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत में थी। तो क्षेत्र विस्तार बड़ा था, और सबसे पहली बात नगरीय सभ्यता थी। सब कुछ बहुत सुव्यवस्थित था, तो इसे पढ़ना भी बहुत पड़ता है। तो अगर पढ़ना बहुत पड़ेगा तो लंबा चैप्टर होगा। तो इसको हम समझने के लिए बेसिक तौर पे कुछ अलग अलग पॉइंट्स में बांट देंगे, ताकि ये हमसे ईजी हो जाए, हम ईजी वे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि हर एग्जाम में, जो भी जीके रिलेटेड हो, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन उठाता है, मतलब उठाता है। तो आपको इस टॉपिक को बहुत ही गौर से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं जिनको हमें समझना है, और जिनको हम खंड बाई खंड, मतलब पार्ट बाई पार्ट समझेंगे, और पूरी सिंधु सभ्यता को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले बात, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अगर हमें विस्तार का पता चल गया तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी प्रमुख स्थल है उसके बारे में हम प्रेजेंट ऑफ माइंड से भी क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। दूसरा, इसके खोज के बारे में ये जानकारी होना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी उठाता है। इसके काल पीरियड के बारे में, जो समय था उसका, इसके नामकरण के बारे में, उद्भव के बारे में, इसकी विशेषताएं, क्योंकि ये सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी, साथ में बहुत सुव्यवस्थित सभ्यता थी। तो इसकी विशेषताओं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाता है, तो इसको पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके प्रमुख स्थल। इस टॉपिक से तो क्वेश्चन लेता ही लेता है। और सबसे लास्ट, पतन। इन 8 बिंदुओं को अगर हम पढ़ लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। और पूरी तरह से कवर करने का मतलब क्या हुआ कि आपको इसमें से क्वेश्चन छूटना ना के बराबर होगा। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका विस्तार। इसका विस्तार कहाँ था? तो इसका विस्तार लगभग 3 देशों में फैला था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोस्तों, पहली बार मैंने भारत का नक्शा बनाया है, तो शायद थोड़ा इधर उधर आप लोग देख लीजिएगा, रफली खींचा है मैंने। तो ये जो सबसे पहले इसका विस्तार भारत में था, और भारत के किस क्षेत्र में था? तो आपको पता होगा कि ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है मैप के अनुसार, ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये उत्तरी है, और ये दक्षिणी है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो वो भारत में यहाँ पे थी, और पाकिस्तान, साथ में अफगानिस्तान। तो ये भारत की उत्तर पश्चिमी सभ्यता हुई। क्वेश्चन बार बार इससे भी उठा था कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की किस स्थल में है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर दक्षिणी। इसमें आपको देना है उत्तर पश्चिमी स्थल में थी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ से क्या था। यहाँ पे भारत में एक जगह है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांदा। उत्तर में ये यहाँ से था। दक्षिण में यहाँ पे एक जगह है महाराष्ट्र में दायमाबाद। महाराष्ट्र में दायमाबाद तक था दक्षिण में। सॉरी आप लोग, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थोड़े लिखने में दिक्कत हो रही है, और बार बार मूव करने पे ये बोर्ड में पता नहीं क्यों लाइट का फ्रिक्वेशन आ रहा है, तो इसलिए मैं बार बार मूव नहीं। यहाँ पर महाराष्ट्र में एक जगह है दायमाबाद। तो दायमाबाद इसकी दक्षिणतम छोर थी। यहाँ पर पूरब में एक जगह है उत्तर प्रदेश में आपका आलमगीरपुर। पूर्वी क्षेत्र में अगर इसका सीमा क्षेत्र देखें तो आलमगीरपुर तक। और यहाँ पे जो पश्चिमी सीमा है वो आपको यहाँ पता होगा, यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पर है, इसके बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान। तो इसका जो पश्चिमी छोर था वो बलूचिस्तान तक था। तो आपको एक रफली आइडिया मिल गया होगा। ये उत्तर में जम्मू कश्मीर मांदा तक फैला था, पूरब में ये उत्तर प्रदेश के थी आलमगीरपुर तक था, दक्षिण में ये महाराष्ट्र के दायमाबाद तक था, और पश्चिम में ये अफगानिस्तान तक था।
तो अगर इसको हम ऐसे पेन से बनाते हैं तो ये कौन सा ग्राफ बनता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुजाकार शेप बनता है। इसलिए बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था या जो क्षेत्रफल था वो किस आकार में आता है, तो वो त्रिभुजाकार आकार में आता है। ये भी एक इसे भी आप नोट करके हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो आपने ये समझ लिया विस्तार। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भारत उत्तरी पश्चिमी में था और आपको जो भी पढ़ना है इसी क्षेत्र में पढ़ना है इतने देर में, तो विस्तार तो समझ में आ गया आपको, एक टॉपिक कंप्लीट। दूसरा इसके खोज के बारे में चलिए समझ लेते हैं। इसके खोज के बारे में बहुत सारे पुरातत्ववेताओं ने इसका मतलब ये किया है, लेकिन जो शुरुआती दौर था उसमें आपको शुरुआत से पढ़ना है 1828 में एक अंग्रेजी मतलब पुरातत्ववेता थे चार्ल्स मैसन। वो एक बार ऐसे ही घूमते घूमते मतलब वो दौरे पे पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान उस टाइम भारत का हिस्सा था, क्योंकि 1828 में पाकिस्तान बटा थोड़ा था, तो भारत का हिस्सा था। तो वो पश्चिमी क्षेत्र के दौरे पे गए थे और उस टाइम उनको ऐसा लगा था, महसूस हुआ था कि यहाँ पे कोई सभ्यता होगी बस, लेकिन उनको ये महसूस हुआ था। आगे उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी किसी को और खुद भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के प्रयास भी नहीं किया। लेकिन हमको कैसे ये पता चलता है कि उनको पहली बार यहाँ पे पता लगा था कि 1828 में कि यहाँ पे कोई सभ्यता है। तो उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इस पत्रिका में उन्होंने उल्लेख किया था कि जब वो दौरे पे गए थे, जब वो पाकिस्तान के दौरे पे गए थे उस टाइम, तो उनको इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली थी, लेकिन उन्होंने विस्तृत जानकारी की कोशिश नहीं की। बस इनको इतना ही पूछा गया। इनका क्या नाम है, चार्ल्स मैसन। आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा आते हैं बर्टन बंधु 1856 में। यहाँ पर एक रेलवे लाइन बिछ रही थी, अंग्रेजों का जमाना था, पाकिस्तान में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस टाइम दो भाई थे जो इंजीनियर का काम कर रहे थे उस रेलवे ट्रैक को बिछाने में, बर्टन बंधु, जिसका नाम पहले का नाम है जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम है विलियम बर्टन। इन दोनों भाइयों को यहाँ पर कार्य के दौरान, यहाँ पे जो काम चल रहा था रेलवे लाइन का, इस दौरान उनको यहाँ पर कुछ ईंटों के टीले मिले। अब 2-4 ईंटों के टीले नहीं, बहुत भारी संख्या में ईंटों के टीले मिले। उन्होंने उन ईंटों को निकाल के रेलवे ट्रैक बिछाने के काम में लगा दिया। बस इतना ही किया। आगे उन्होंने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इतने भारी मात्रा में जो ईंटें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है और क्यों मिल रही है। लेकिन बस उनको ये जानकारी मिली थी और उनको काम था, वो अपना बिछा के चले, आगे कुछ उन्होंने नहीं किया। तो बस ये था। तीसरे आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारत के पुरातत्ववेता के जनक कहलाते हैं। ये 1853 से लेकर 1856 तक कई बार पाकिस्तान के दौरे पे थे और उन्होंने कई बार ये पता लगाने की कोशिश भी की कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। उनको बहुत छोटी मोटी कुछ चीज़ें मिले भी थी, लेकिन वो पूर्ण तरह से मतलब सफल नहीं हुए इस सभ्यता के बारे में पता लगाने के लिए। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं ये जॉन मार्शल। ये 1921 में भारत के पुरातत्व के अधिकारी थे अंग्रेजों के ज़माने में। इन्होंने 1921 में सर्वप्रथम यहाँ पर खुदाई करवाई और इन्होंने सबसे पहले बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सभ्यता यहाँ पे है और इनके द्वारा इस सभ्यता का पूरा विस्तृत रूप में जानकारी हमें मिलता है। इसलिए इनको याद भी हम लोग रखते हैं कि जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे। लेकिन सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन अगर आपसे पार्टिकुलर रूप में पूछ दे कि हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, तो वो है दयाराम साहनी पार्टिकुलर रूप में। और पूछ दे पार्टिकुलर रूप में कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे या खुदाई करता कौन थे, तो वो राखलदास बनर्जी। ये तीन जो व्यक्ति थे, इनको आपको कैसे भी याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। अगर पूर्ण सारे समस्त सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप बताओगे जॉन मार्शल। लेकिन अगर आपको पार्टिकुलर रूप में हड़प्पा के बारे में सिर्फ पूछता है कि हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता हैं। अब आते हैं इसके काल पीरियड के बारे में। इसके काल पीरियड के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों की बहुत अलग अलग मान्यताएं रही। कोई 2300 से लेकर 1700, कोई 3200 से लेकर 1700, ऐसे प्रकार से बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। लेकिन जबकि इस पूरे सभ्यता की खोज करता था जॉन मार्शल, तो इनके द्वारा एक समय निर्धारित की गई 3250 से लेकर 2700, और इसको महत्व भी दिया गया ज़्यादा, क्योंकि इस सभ्यता की खोज इनके द्वारा ही बेहतर रूप से की गई थी इसलिए। लेकिन आपको एक बात और पता होगा कि सिर्फ कार्बन 14 एक पद्धति होती है जिससे हम जीवाश्मों से समय काल करते हैं। एक साइंस का टेक्नोलॉजी है,
तो इसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम हमें पता चला है वो 2300 लेके 1700 तक था। तो ये दोनों भी याद रखेगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसके सबसे ज्यादा मान्यता किसने दी, तो डीपी अग्रवाल, ये भारत के पुरातत्व के एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने सबसे ज्यादा मान्यता दी 2300 से लेकर 1700 का। लेकिन अब आते हैं हम नामकरण के बारे में। हमने दो पढ़ लिया दोस्तों, विस्तार और खोज पढ़ लिया दोनों। अगर आपने ठीक से समझा होगा तो विस्तार और खोज में आपको अब मुश्किल नहीं पड़ेगी। अब हमको पढ़ना है नामकरण के बारे में। नामकरण, इसको सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं दोस्तों? जब सिंधु सभ्यता का जब पता चला, जब खुदाई स्टार्ट हुई, तो ज्यादातर जो स्थल है वो सिंधु नदी के आसपास ही मिल रही थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों ने कहा, क्योंकि बहुत सारी जो स्थलें थी, ज्यादातर स्थल वो सिंधु नदी के आसपास ही मिल रही थी। फिर कुछ दिन बाद जब हम भारत के आंतरिक क्षेत्रों में आते हैं तो यहाँ सरस्वती नदी थी, और कुछ क्षेत्र हमें सिंधु और सरस्वती सभ्यता नदी के आसपास मिली, इसलिए इसे सिंधु और सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन ये बस ऐसे ही कुछ इतिहासकारों के बीच तक सीमित रहा, किसी किताब में आपको नहीं मिलता है। लेकिन कभी अगर क्वेश्चन बना देता है तो आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु और सरस्वती सभ्यता भी इसी सभ्यता को बोलते हैं। सबसे मेन आता है एक हड़प्पा सभ्यता। अब इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो इतिहास का एक ये नियम है या रूल है, जो भी मान लीजिए, अगर आप किसी सभ्यता की खोज करते हो या सबसे पहले जहाँ जिस स्थल का पता लगा, हमें उस सभ्यता का नाम उस स्थल से देना पड़ता है। तो सबसे पहले खुदाई किस जगह की हुई थी? तो हड़प्पा की। और हड़प्पा के खुदाई करता कौन थे? तो दयाराम साहनी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब ये नामकरण भी हो गया, हम लोगों ने नामकरण भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट इसको हमें मिटाना पड़ेगा, फिर से एक चार्ट बनाना पड़ेगा, थोड़ा जगह की कमी है, फिर हम बताते हैं। उद्भव के मामले में हमेशा से ही इतिहासकारों का दो मत रहा इस सभ्यता को लेकर। एक स्थानीय मत था और दूसरा विदेशी मत था। तो चलिए दोनों के बारे में जानते हैं। कुछ जो विदेशी पुरातत्ववेत्ता थे, विदेशी इतिहासकार थे, उनका मत ये था कि ये जो सभ्यता थी वो सुमेरियन सभ्यता द्वारा यहाँ पे आके भारत में बसे और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में बनाए। इसमें से कौन ये मतलब इसमें किस किस का ये मत था? तो इसमें थे मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, डीपी कौशाम्बी, ईटीसी, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे जिनका ये मानना था ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ के लोग कौन से थे? तो ये सुमेरियन सभ्यता थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन दोनों सभ्यताओं की आपस में सिमिलर मिलती थी। तो ये विदेशी मत रहा। और विदेशी मत में किसका मत था? तो मार्शल का, व्हीलर का, चाइल्ड का, डीपी कौशाम्बी और ईटीसी। कुछ स्थानीय मत भी रहा, जैसे कि राखल दास बनर्जी, उनका ये मत था कि ये जो लोग थे वो द्रविड़ थे। और ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट इनको ये भी दिया भी जाता है कि ये लोग, जो क्वेश्चन में भी ऐसे आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से लोग थे? तो ये द्रविड़ सभ्यता के लोग थे। लेकिन इसमें से कुछ इतिहासकार ऐसे भी थे, जैसे टी.एन. राम शर्मा, लक्ष्मण स्वरूप पुलास्कर जी, ये बोलते थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आर्य लोग थे। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो पाया, क्योंकि आर्य तो बाद में आते हैं आपका वैदिक काल में, और आर्य झोपड़ी में रहते हैं। अगर उनको ईंटें और पक्के मकान और सुव्यवस्थित समाज का जब विशेष ढंग का उनको व्यापार करने का जब नॉलेज होता, तो वो बाद में आके क्यों सिर्फ कृषि में और पशुपालन में जीते, इसलिए इसे ज़्यादा महत्व दिया ही नहीं गया। लेकिन ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है? तो द्रविड़ को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी सभ्यता से आए थे? तो द्रविड़ सभ्यता के थे। उद्भव भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बचा विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है, इसको थोड़ा हम और बढ़ा के पढ़ेंगे विस्तृत रूप में। पढ़ते हैं, अभी स्टार्ट में इसका पॉइंट देख लेते हैं। ये एक नगरीय सभ्यता थी। वो हम क्यों बोलते हैं इनको नगरीय सभ्यता? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ये मतलब व्यापार होता था, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता बोलते हैं। यहाँ पर जो भी थे, जैसे घर थे वो पक्के मकान थे, नालियों की सुव्यवस्था से नालियों का ये किया गया था, हर चीज़ का मतलब सब कुछ, ये सभ्यता ही सुव्यवस्थित सभ्यता थी आज के युग की तरह, इसलिए इसे नगरीय व्यवस्था कहा गया और सभ्यता कहा गया। दूसरा ये है इसकी विशेषता कि ये कांस्ययुगीन है। अब इसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस काल में लोहे का खोज हुई उसे हम लौहयुगीन सभ्यता बोल सकते हैं। तो इसे हम कांस्ययुगीन की सभ्यता बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कांस्य की खोज हुई। अब इसे आर्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोलते हैं। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि आर्य ऐतिहासिक सभ्यता किसे बोलते हैं। आर्य ऐतिहासिक सभ्यता वो सभ्यता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो हमको मिले थे, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। और सिंधु घाटी सभ्यता भी यही थी। यहाँ के लोगों को
लिपि का ज्ञान था, लेकिन उस लिपि को आज तक हम नहीं पढ़ पाए, इसलिए हम इसे आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता बोलते हैं। और ये चौथा जो पॉइंट है ये है कि शांति प्रिय सभ्यता। अब इसे हम शांति प्रिय सभ्यता विशेषता में हम क्यों लाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो भी सभ्यताएं थी उसमें आपको लड़ाई का साक्ष्य मिला है। जैसे कभी किसी ने युद्ध, मतलब हमेशा ही युद्ध होते रहे, जैसे कभी पशुओं के लिए युद्ध हुआ, कभी बाद में जाके राजा महाराजाओं में युद्ध हुआ। लेकिन ये एक ऐसी सभ्यता है जिसमें कहीं भी युद्ध का आपको कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए हम इसे शांति प्रिय सभ्यता भी कहना गलत नहीं होगा। अब आते हैं ये पॉइंट व्यापार प्रधान। इसे व्यापार प्रधान सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम कृषि को प्राधान्यता नहीं दी थी, इस टाइम व्यापार बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक कि देश के मतलब अपने सभ्यता के बाद भी दूसरे सभ्यता में भी सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार हुआ करता था, इसलिए इसे व्यापारिक प्रधान कहा गया। ये एक विस्तृत सभ्यता थी। हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि ये इतिहासकारों का मानना है कि मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यता थी उससे ये 12 गुना, दोनों को मिला देने के बाद भी ये 12 गुना बड़ी सभ्यता थी, इसलिए ये विस्तृत सभ्यता थी। और इसे कुछ जो पॉइंट है इसको हमको विस्तृत रूप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी राजनीतिक जो व्यवस्था थी इसके बारे में आज तक हमें पता नहीं चला, क्योंकि जो लिखित साक्ष्य मिले उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। हमको जो भी यहाँ से स्रोत मिले हैं वो पुरातात्विक है। पुरातात्विक में थोड़े ना आपको पता चला कि यहाँ पे राजा था या प्रजा था, कैसे था। लेकिन जब जो नगरों की संरचना है उसके द्वारा हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक क्योंकि 2 प्रकार की नगर व्यवस्था है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आर्थिक स्वरूप इसका ये भी पढ़ेंगे, सामाजिक जो इसकी संरचना थी इसको भी देखेंगे, सांस्कृतिक जो इसकी कला थी वो भी देखेंगे। इस सभ्यता में लोगों को मूर्ति कला का ज्ञान था, लोगों को बहुत सारी ऐसी कलाएं आती थी जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आज हम लोगों ने पढ़ा विस्तार, खोज, काल, नामकरण, उद्भव और विशेषता। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा काफ़ी, आप बोर भी हो सकते हो, इसलिए हम आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। हाँ, जाने से पहले एक बात आपको बता दूं, मैंने विस्तार में एक चीज़ आपको गौर नहीं किया। ये पूरब से पश्चिम तक अगर इसकी लंबाई हम देख लेंगे तो ये आता है 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण अगर इसकी हम चौड़ाई देखते हैं तो ये आता है 1400 किलोमीटर, और इसका पूरा क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो लगभग क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट, इसलिए आप 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही कहीं भी फिलअप करेंगे किसी भी एग्जाम में कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लगभग 12 लाख 900 कुछ ऐसा है, तो आप 13 लाख भी हो सकता है लगभग। और इसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको बता दिए। अब हम लोगों ने इसके बारे में इसके 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लिया, प्रमुख स्थल जो कि महत्वपूर्ण है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और पतन को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, होप वीडियो अच्छा लगा ही होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,